जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे समाज में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे पूरा का पूरा समाज उद्वेलित है। सरकारें, अभिभावक, सारे के सारे लोग परेशान हैं। ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि बात बेबात बच्चे बच्चियां सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। मोबाइल नहीं देने पर लड़की जो है, छोटी सी लड़की 12-13 साल की, वो यूरिया खा लेती है, एल्ड्रिन पी लेती है, कुएं में छलांग लगा देती है। स्कूल में टीचर ने डांट दिया तो लड़का आकर के फांसी लगा लेता है। ये सब क्या है, समझ में नहीं आता है। हम एक ओर चाँद से बढ़ कर के सूरज की ओर जा रहे हैं और दूसरी ओर सोसाइटल रेट बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर जो हमारी अपने से एस्केप करने की आदत है, उसमें हम मोबाइल को जिम्मा लगा देते हैं कि मोबाइल के चलते ऐसा सारा कुछ हो रहा है, टीवी के चलते ऐसा सारा कुछ हो रहा है। वह एक कारण हो सकता है, लेकिन मूल कारण हम हैं। टीवी तो हम ऑन करते हैं, मोबाइल तो हम चलाते हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या समय दें, कितना समय दें, नहीं समझें समय दें, और हम अपने बच्चों को कितना समझ पाएँ। बच्चों के साथ ही नहीं, बड़ों के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। बड़ों के बारे में कहा जाता है काम का तनाव अधिक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जल्दी से जल्दी कमा लेने का तनाव अधिक है। ये क्या सारा कुछ है। आत्महत्याएं रुक सकती हैं। मनोवैज्ञानिक हम मानते हैं कि समाज में थोड़े से परिवर्तन से, थोड़ा सा अलर्ट रहने से, थोड़ा ध्यान देने से आत्महत्याओं का यह फेज खत्म हो सकता है, बशर्ते कि हम यह मान के चलें कि ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी परिवार, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके ख्याल रखने, उनके साथ शेयर करने से है। हम अपने आप को कितना शेयर करते हैं, वो हमारे साथ कितना शेयर करते हैं। ये शेयर करने की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो हमको लगता है कि शायद बात बनने लगी। हमसे ज़्यादा विशेषज्ञ बताएंगे, हमारे साथ विशेषज्ञ जो अभी है, जो आने वाले हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर अमोल रंजन जी हैं, जो प्रोफेसर हैं मनोचिकित्सा के। जिन पास में स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर नेहा सईद है, CIP में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मनोचिकित्सक हैं, स्वागत है आपका भी। हमारे साथ डॉक्टर संजय मुंडा जुड़ने वाले हैं, वो भी प्रोफेसर हैं CIP में, थोड़ी देर में आएंगे। डॉक्टर निशांत गोयल भी जुड़ने वाले हैं, वो भी CIP से रिलेटेड हैं। इन सब से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या है कि आत्महत्याओं का यह फेज ज़्यादा तेज होता है, बीच बीच में समुद्र के ज्वार भाटे की तरह तेज हो जाता है। क्या कारण है, ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक तेज हो जाता है? सामान्य तरीके से अगर देखा जाए सर, तो समाज में जो बदलाव होते चले जा रहे हैं, एकाएक रैपिड चेंज जो होता है समाज में, तो इसमें क्या होता है कि ना परिवार वाले अपने को एडजस्ट कर पा रहे हैं, ना बच्चे कर पा रहे हैं। उनसे अपेक्षाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। एक वो जैसे लगता है ना, टूल होता है कि बच्चा अगर स्कूल में है तो फर्स्ट आवे, टॉप करे, है ना। एक दूसरी बात, जब थोड़े यही बच्चे थोड़े समझदार और बड़े होते हैं, तब लगता है अनिश्चितता की स्थिति है, आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो परेशानी तो बढ़ रही है इसी की वजह से, क्योंकि परसेप्शन हम लोगों की एक्सपेक्टेशन बच्चों से है कि नहीं रिजल्ट प्रोड्यूस करें, जबकि हर बच्चे की अपनी क्षमता है, अपना गुण है, और उसके अनुरूप अगर उसको हम थोड़ा संस्कार दें, उसके साथ समय गुजारें, उससे बातचीत करें, तो निश्चित रूप से अपने मन की बात वो हमसे कह सकेगा। तो शायद ये हम ये कह रहे हैं कि हम कितना नंबर लाते थे, ये थोड़ा ध्यान दे दें। हम कितनी बार फर्स्ट करते थे, नहीं जी। ये अगर हम अपने आप को देख लें और तब उस पर दबाव बनाए तो बात बनेगी। और नहीं तो सीधा सीधी जो मुहावरा है ना, वो कि हम तो रह गए, तुम भी तो ऐसे ही रह जाओगे, टापते रह जाओगे। तो ये जो है ना, इससे बचना चाहिए निश्चित रूप से सर। और ये हो गया है कि जो चीज़ हम जीवन में नहीं हासिल कर पाए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हासिल करें, उनकी अलग क्षमता है ना। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है और बहुत ज़्यादा दबाव है। जैसे अभी आपने शुरुआत में बतलाया कि टेक्नोलॉजी की एक बात आती है एडिक्शन की, वो बच्चों में ही नहीं सर, हर एज ग्रुप में है। और हम एक ही घर में रह करके आपस में इतनी कम बातचीत आजकल शुरू, संवाद की इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि अगर कुछ बात मन में है तो हो सकता है एक आध हफ्ता लग जाए किसी से एक्सप्रेस करने में, शेयर करने में। अरे रुको ना, हम बात करते हैं ना। हाँ, तो ये चीज़ है। और सब लोग व्यस्त हैं और सब एक दूसरे को मना कर रहे हैं कि मोबाइल कम देखो, ये देखो, लेकिन कोई शुरुआत खुद से नहीं कर रहा। तो बच्चे तो हम ही लोगों को देख करके आगे चलते हैं। उनको पता है कि पापा मम्मी भी ऐसे ही हैं, है ना, उनकी अपनी दुनिया हो गई है,
और बच्चा आजकल हम उस ऑब्जेक्ट हो दुनिया में गया कहीं है नहीं। हाँ, और बच्चा आजकल ऑब्जेक्ट हो गया बिल्कुल, सर। बिल्कुल। 24 आवर्स हम उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, क्योंकि एक ही तो बच्चे होते परिवार में, तो वो कहाँ चल रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या चीज़ देख रहा है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, और ये निश्चित रूप से उसको बहुत बड़ा एक हाँ, तनाव का मुख्य कारण हाँ, है हाँ, हाँ, कि उसकी अपनी स्वतंत्रता हाँ, जो होनी चाहिए वो निश्चित रूप से नहीं मिल पा रही, हाँ, हाँ, और उसका जो एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए हाँ, हाँ, उसमें निश्चित रूप से रुकावट आ रही, और ये फ्रस्ट्रेशन का कारण है। एक चीज़ हम और समझना चाह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन का यह दौर जो है बीच बीच में बदलता रहता है, चेंज करते रहता है। डिप्रेशन का भी थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, तो ये फेज जो है ज्वार-भाटे की तरह क्यों आता है? यहाँ भी है क्या कि चाँद जब पूरा का पूरा उगता है, जब पूरी चाँदनी होती है, पूर्णिमा की रात होती है, जिससे ज्वार बहुत तेज़ी से आने लगता है चाँद को छूने के लिए, यहाँ भी है क्या ये? सर ये बहुत पुराने एक मतलब बेसिकली बोला जाता था कि पहले ये माना जाता था ऐसा कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या सीजन्स की वजह से बदलाव होता है। यहाँ तक भी वर्क हुआ कि अगर समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है ना, तो बेसिकली तो सोडियम क्लोराइड का इशू है ना, तो जब वो ज्वार भाटा इतना हो सकता है तो शरीर में भी हमारे जो द्रव है उसमें बदलाव होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हाइपोथेसिस आज की तारीख में एक्सेप्टेड नहीं है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बदलाव प्राकृतिक स्तर पर होता है, जैसे कि विंटर है तो थोड़ा ज़्यादा लोग रिपोर्ट करता है डिप्रेशन वगैरह आज भी, है ना, और जब समर होता है तो अपोजिट हो सकता है कि माइनिक केसेस ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं। रीजन उसका बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से हम तो नहीं बदला सकते हैं, जो हमारी अपनी समझ है। डॉक्टर नेहा सईद से बात करें उसके पहले डॉक्टर संजय मुंडा से परिचय करा देते हैं। डॉक्टर संजय मुंडा सीआईपी प्रोफेसर हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर निशांत गोयल, आपका भी स्वागत है। आप दोनों का स्वागत है, आप थोड़े विलम्ब से आए। डॉक्टर नेहा सईद, नमस्कार। ये आपसे हम जानना चाहते हैं कि मोबाइल नहीं मिलने के कारण कोई लड़की 12-13 साल की यूरिया खा ले, सामान्य घराने की लड़की, किसान परिवार की, वहाँ मोबाइल बहुत एडिक्शन नहीं है, फिर भी यह है कि मोबाइल से वो इतना एडिक्ट है कि नहीं मिलने से उसको लगता है कि हमारा कुछ खो गया। क्या है मामला? जी देखिए, बच्चों में जब हम देखते हैं कि मोबाइल की वजह से उसने यूरिया खा लिया, तो उसकी वजह एक्चुअली मोबाइल नहीं है, उसकी वजह उसके पीछे की कहानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो पहला है कि परिवार में उसको कितना अपनापन फील होता है, उसको कितना वांटेड फील होता है। दूसरी चीज़ है कि आवेग उसमें कितना है। अगर आवेग की स्थिति में उसने इस तरह की चीज़ें कर रही है, तो हो सकता है कि यूरिया भी उसने आवेग में खाया हो। तो आवेग जो खाती है तो जी। उसका तो कोई पैरामीटर होगा ना, घर वाले तो ये समझ रहे होगा ना कि लड़की आवेग में आती है तो उस तरह से कंट्रोल करने का क्या सिस्टम हो सकता जी है? सर, आवेग का मतलब ये होता है सर कि किसी भी चीज़ को तुरंत प्राप्त करना। तुरंत वो चाहेगी कि मुझे तुरंत ही कोई चीज़ प्राप्त हो जाए, और वो नहीं प्राप्त होने की वजह से उसमें घबराहट, बेचैनी और उदासी का लक्षण महसूस होने लगता है। तो बच्चा क्या करता है कि वो चाहता है कि मुझे मोबाइल मिले, मुझे हमेशा 10 घंटे या 8 घंटे मोबाइल का उपयोग करने को मिले। जब उसे मना किया जाता है तो उसे लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, उसे बहुत ही अंदर हर्ट या पेन महसूस होता है, जिसको कम करने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करती है। नहीं, एक तो साइकोलॉजी, सामान्य साइकोलॉजी है जी। कि हम बच्चों को हारना नहीं सिखाते हैं। हारने से वो खुद सीखे कि अब वो जीतना कैसे है। जी। नहीं, जी। हम उसको सिर्फ जीतने की बात बताते हैं कि वो सिर्फ जीते। तो जहाँ उसका हारना होता है तो वहाँ तो आवेग में आना ही होगा ना, तो आवेग में आएगा ही आएगा कि हमको उसने हरा दिया। नहीं, और नहीं तो उसको बात अगर समझ में आती होगी कि हाँ इस तरह का तो होता ही रहता है, कभी हम हारते हैं, कभी दूसरा हारता है, कभी तीसरा हारता है। जी। तो ये कैसे पकड़े माँ बाप, कैसे कैच करे ताकि उसके ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़े? जी, तो पहले बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे की नींद किस तरह की है। नींद में कमी हो रही है, मोबाइल हमेशा लेके रह रहा है, कितने घंटे लेके रह रहा है, कहीं दूसरी चीज़ों में कमी तो नहीं हो रही, पढ़ाई में या बातचीत में, लोगों से मिलने जुलने में कमी तो नहीं हो रही। तो अगर वो सब चीज़ें हो रही है मोबाइल के साथ साथ भी, और बाकी चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत ही उसको डॉक्टर के पास लेके आना चाहिए कि इसकी ट्रीटमेंट की जाए कि ये मोबाइल में ज़्यादा समय दे रहा है, बाकी चीज़ों में नहीं दे पा रहा है, और अपनी जो दिनचर्या है उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। ये तो समझते समझते बहुत देर हो जाती है। एक नए लुक में आए हैं डॉक्टर संजय मुंडा जी। तो डॉक्टर संजय मुंडा, क्या मामला क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है? मामला देखिए मूल्यों की भी है
जहाँ पर पारिवारिक मूल्य भी बदल रहे हैं, पारिवारिक संरचना भी बदल रही है, पेरेंटिंग जो स्टाइल है लोगों का उसमें बदलाव आ रहा है। नहीं, ये जो घटना हम बता रहे हैं कि एक लड़की ने यूरिया खा लिया, वो गांव जी। की लड़की थी, किसान परिवार की लड़की थी, तो वहाँ क्या ऐसा बदलाव आया कि वहाँ इस तरह का माहौल बन गया? शायद और बच्चों जो में नेहा सईद ने कहा कि हम बच्चों पर ध्यान दें, वहाँ फुर्सत किसको है जी? शहर में फुर्सत नहीं है, गांव में फुर्सत नहीं है, उसको तो पेट की पड़ी हुई है, कपड़े की पड़ी हुई है, बाजार जाने की सामान लेके बेच करके पैसा लेकर के आने की पड़ी हुई है, तो उसमें कैसे चीज़ों का रास्ता कैसे निकलेगा? हाँ देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, जो बच्चों की जो परवरिश होती है उसमें कुछ डायरेक्ट जो दिशा निर्देश बच्चा प्राप्त करता है उसका भी योगदान होता है, और कुछ बच्चा जो है परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में पैसिवली आसपास के लोगों के व्यवहार से भी सीखता है। ये दोनों चीज़ें होती है। अब दोनों चीज़ों में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि बच्चे के अंदर में वो एक किस्म का धैर्य आए, बच्चे के अंदर में वैसी भावना है कि चीज़ों को लेने के लिए मुझे कुछ धैर्य रखना पड़ सकता है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ जो होती है कि मुझे तुरंत चाहिए। सब कुछ चाहिए, और दूसरी चीज़ होती है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो लेना मेरा हक है। इस किस्म की जो चीज़ें हो जा रही है, ये एक कहीं ना कहीं घातक हो जाता है। दूसरा चीज़ है फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। जब बच्चा किसी भी चीज़ से वो एक फ्रस्ट्रेशन वाली अवस्था में आता है, तो अलग अलग बच्चों में एक अलग अलग एक टॉलरेट करने की क्षमता होती है। धीरे धीरे ये क्षमता कम होती जा रही है। तो अब हल्की फुल्की छोटी मोटी डांट में भी बच्चा ऐसा कदम उठा सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये भी घटता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने कहा, दोनों तरीके से जो बच्चा सीखता है अपने एक विकास के क्रम में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक विचार करने की ज़रूरत है कि किस तरह से एक बच्चे को वैसा वातावरण मिले जहाँ बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें सीखे जहाँ पर उसके अंदर एक किस्म का ठहराव भी अपने अंदर ला सके, इंतज़ार करना सीख सके, और अगर उसे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है तो उसकी अभिव्यक्ति एक जो अलग तरीके से हो सकती है, बजाय कि कुछ ऐसा हिंसात्मक या कुछ ऐसे नकारात्मक कदम उठा करके कुछ सकारात्मक तरीके से भी वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, अपनी नाराज़गी दिखा सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति और भावनाओं को जो एक अनुभव करना, उसको समझना, इन सब मायनों में भी कहीं ना कहीं एक सुधार की ज़रूरत मुझे लगती है। और यह मामला सिर्फ बच्चों में नहीं है, बड़ों में भी है। अब आते हैं उस पर बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर निशांत गोयल जो है बाल चिकित्सा है, इसलिए उनसे थोड़ा बात करना है कि बच्चों पर दबाव है। सिर्फ बच्चों पर ही दबाव नहीं है, अभिभावक पर भी दबाव है। बिल्कुल। हवा जो चल रही है वो अभिभावक को भी लगती है और बच्चे को भी लगती है, दूसरे लोगों को भी लगती है जी। लेकिन इस तरह की घटनाएं जिनकी हम बारे में हम चर्चा करें, जैसे एक लड़का जो है फ्रस्ट्रेट होकर पत्नी के दबाव में इतना आया कि उसने फांसी लगा ली और कहा कि उसके लिए वो लोग जिम्मेवार हैं। तो इस तरह की चीज़ें समाज में जिस ढंग से व्याप्त हैं, यह कह सकते हैं कि रिपोर्टेड है, इसलिए लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है, पहले भी होता था, ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन हम समझना चाहते हैं और अपने दर्शकों को समझाना भी चाहते हैं, कहाँ उसको चेक करना, सेफ्टी वॉल्व कहाँ है? सेफ्टी वॉल्व सिर्फ सीधे हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। हर व्यक्ति के अंदर एक सेफ्टी वॉल्व होता है। कहीं ना कहीं उस सेफ्टी वॉल्व को सही जगह पे, सही समय पे, सही दिशा में और सही कॉन्टेक्स्ट में समझना, पहचानना और उसको इस्तेमाल करना हमें सीखना है। हम अपनी मदद ही कर सकते हैं, कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता है सबसे पहले, जब आप सेफ्टी वॉल्व की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा सामाजिक परिवेश बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, परिवार की जो परिभाषा है वो बदल रही है, रिश्तों की परिभाषा परिवार तो बहुत बड़ी चीज़ है, रिश्तों की परिभाषा किस तरह से बदल रही है, एक माँ बेटी का रिश्ता, एक फादर और डॉटर का रिश्ता, किस तरह से उसमें बदलाव आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ यूनिट, हम लोग यूनिट बोलते हैं उसको सर, कि एक हर परिवार में एक सिस्टम होता है, एक सब सिस्टम होता है, एक यूनिट होती है।
यूनिट के सदस्य को अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है, रादर कि दूसरे पे उंगली उठाने के कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया। ज़िंदगी बड़ी कीमती है सर, और ज़िंदगी किसी की भी जाती है, नुकसान पूरे समाज का होता है। आप ये सोचिए कि उस लड़की की ज़िंदगी चलेगी। सर गांव शहर मैटर नहीं करता है, आजकल सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हथेली पे है, चाहे आप गांव में हो चाहे आप शहर में हो। तो एट द एंड ऑफ द डे सेफ्टी वॉल्व हमारे खुद के अंदर है, हमें उसको पहचानना है और उसको एक्सरसाइज करना है। सर पहले दो चीज़ें होती थी आमतौर पर कि प्रेम किए और उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, घर वालों के दबाव तो सुसाइड कर लेते थे। बच्चे को एग्जामिनेशन का बहुत दबाव, फेल कर गया, बाप के मार के डर से सुसाइड कर लेता था। लेकिन अब ये चीज़ें बदल गई हैं और जिस ढंग से समाज में व्याप्त हो रही हैं, व्याप्त शब्द में का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो बहुत भयंकर है। बिल्कुल। तो बचने का रास्ता क्या है? बचने का रास्ता देखिए सर इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, हर व्यक्ति को ये समझना है ज़िंदगी बहुत कीमती है। ज़िंदगी किसी भी घटना, किसी भी घटनाक्रम से ऊपर है। डॉक्टर साहब देखिए, एक तो है कि बच्चा जैसे बच्चे बचपन में जी, उसको नहीं मालूम है कि मौत क्या है, फिर भी अगर आप उछालते हैं तो वो डरता है, यानी जिंदगी के प्रति उसका जो लगाव है उसको लगता है कि गिरेंगे हम। जिस तो बच्चे को कोई समझ है सर, वो माँ के पेट से आता वो है, कोई समझ उसको नहीं है, बिल्कुल। हम वहां से शुरू करते हैं। बिल्कुल। वो धीरे धीरे जिंदगी के प्रति तो आकर्षण है, लेकिन जिंदगी जब अकारथ लगने लगे कि बेकार है, अब तो जीने का कोई मतलब नहीं, मोबाइल नहीं मिला तो हम जी नहीं सकते हैं, है ना, बहुत जरूरी कॉल आने वाला था। ऐसा क्या जरूरी कॉल आने वाला है भाई? आप हॉटलाइन में है अमेरिका और उससे बात करनी है, तो कौन सा हॉट कॉल आने वाला है? देखिए वही चीज़ है ना। शहर में थोड़ा बहुत तो हम समझा भी सकते जी, हैं, जी, जी, लेकिन जी। गांव में कैसे समझाएं? गांव में तो ज्वाइंट फैमिली है, मैक्सिमम ज्वाइंट फैमिली है अभी भी। अगर प्रतिशत में कहें तो हमको लगता है कम से कम 40 से 50% फैमिली तो ज्वाइंट ही होगी। वहाँ बुआ भी है, दीदी भी है, चाचा भी है, नाना भी है, अगल बगल घर है, उनके साथ अपना शेयर कर सकते हैं, मिल सकते हैं। पहले यही था ना समाज में कि दादी रहती, दादी शेयर करते, माँ से नहीं शेयर करती, दादी शेयर करती, दादी ज़्यादा केयर लेती थी इन सब चीज़ों का। देखिए सर, बच्चा जो भी सीख रहा है, देख रहा है, अपने परिवेश से ही देख रहा है ना वो सर। हाँ, वो देख रहा है कि जब उसकी माँ खाना बना रही है तो एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में कड़छी है। तो जो बच्चा देख रहा है वही सीख रहा है। उसको लगता है कि मोबाइल जितना इम्पोर्टेंट उसके लिए, हमारे लिए भी उसका इम्पोर्टेंट। जब मेरी माँ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है मोबाइल, तो मेरे लिए क्यों नहीं है सर मोबाइल उतना इम्पोर्टेंट? तो वही, इसको सर हम लोग अंग्रेजी में विकेरियस लर्निंग बोलते हैं, सोशल लर्निंग बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं ये जो एक छद्म सोशल लर्निंग है, जो हमें हर चीज़ को हड़बड़ी से करने के लिए आतुर बनाती है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ का इशू मेरे हिसाब से तो सर बनता चला जा रहा है। हाँ डॉक्टर अमोल रंजन, ये हम कह रहे हैं कि स्कूल्स को यूनिट अगर हम मान लें, गांव के लिए भी शहर के लिए भी, तो स्कूल में प्राथमिक से लेकर के हाई स्कूल तक अगर इन्हीं चीज़ों को ठीक से समझाने की कोशिश करें कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है, हमको लगता है कुछ बात बननी शुरू हो जाएगी। और उसके लिए टीचर ट्रेनिंग का अपना जो है उसमें कुछ व्यवस्था हो और कुछ साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट को बुला करके वहाँ पर वो किया जाए। निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि आजकल जो स्कूल का भी रुख है, अगर आप देखें तो वहाँ जब भी आप जाएंगे किसी प्रोग्राम में, तो उनका कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे कैसा परफॉर्मेंस चल रहा, जो आउटस्टैंडिंग है उसको एक तरफ खड़ा करते हैं, तो दूसरे का दूसरा हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा, हीन भावना से। तो जब कलेक्टिव तरीके से लेकर के चले कि सब लोग एक हैं, सब में कुछ ना कुछ अलग क्षमता है, तभी एक ऐसा विकास होगा। क्षमता का प्रदर्शन तो होता रहा है ना। रिक्शा वाले का बेटा जो है आईएएस बन जाता है, हैं? रिक्शे वाले का बेटा जो है मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है। ये चीजें तो हैं, इन चीजों को उदाहरण के रूप में हम नहीं देखते हैं। हम सिर्फ मार्क्स कितना सिक्योर कर रहे हैं, 90% लाना है, 99%। क्या होगा मार्क्स से? इतने जो 99% लाने वाले लोग हैं, कितने लोग जिंदगी में सफल हैं? सर एक्चुअली जो बेसिक आजकल स्कूलिंग का सिस्टम हो गया है, जो टीचर्स भी हैं वो भी बहुत अंडर प्रेशर हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें बढ़ गई। नहीं तो स्कूल चलेगा कैसे अगर 99% वो नहीं सिक्योर तभी तो करते हैं? गवर्नमेंट को सर डिसाइड करना होगा कि उनकी प्रायोरिटी बच्चे हैं कि मार्क्स भी है। नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड करने का नहीं है, वो तो स्कूल प्रबंधन इतना हावी है कि नहीं, हम गवर्नमेंट इसलिए को बोल कहेगा रहे कि आप वो करो। सर परफॉर्मेंस बेस्ड टीचर हैं बेचारे, है ना, उन पर इतना प्रेशर है कि इतना नंबर आना चाहिए आपके क्लास में, इतने बच्चे को परफॉर्मेंस क्यों खराब है, तो बच्चे को एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो एज ए टूल कि इसको हम कितना क्या कर सकते हैं कि परफॉर्म ज़्यादा करे। और ये बच्चों में बड़ी दिक्कत हो गई है कि अब शेयरिंग का कंसेप्ट खत्म हो गया। पहले बच्चे घर पे भी रहते थे तो आपस में चीज़ें शेयर करते थे,
आजकल सबका अपना अपना होना चाहिए, हर चीज़, अपना रूम होना चाहिए, अपना बेड होना चाहिए, अपना सामान होना चाहिए, है ना। और वही चीज़ स्कूल में है, बच्चों का आजकल टेंडेंसी खत्म हो गई, 3 बच्चे एक साथ बैठ करके कोई बुक भूल गया है तो शेयरिंग नहीं होती, नहीं। वो चुपचाप बैठा रहता है। अच्छा, टीचर भी डांटते तुम उधर क्या झांक रहे हो। तो ये सब चीज़ों से सर जो बच्चे डिप्राइव्ड हैं किसी रीजन की वजह से, अफोर्ड नहीं कर पाए, कॉपी खो गई, नहीं खरीद पाए, तो अपने आप धीरे धीरे आइसोलेटेड हो जाते हैं। जब जाइए तो पेरेंट्स मीटिंग अगर आप देखेंगे तो कई बार लगता है कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चा तो बिल्कुल एक तरफ हो जाता है, लगता है वही पढ़ने चले गए और उनकी बात ही नहीं खत्म होती है। एक नंबर कम अगर टीचर ने दे दिया तो उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब ये है स्थिति। तो हम ये बोलते हैं कि जो सुसाइड रेट वगैरह है, कहीं ना कहीं बच्चे को, जो आपने एक शुरुआत में बोला कि हारना भी सीखना चाहिए, और सबसे बड़ी दिक्कत होगी प्लेग्राउंड ख़त्म हो गए स्कूल में और घर में, खेलने की जगह ही नहीं है। तो स्कूल में भी क्लास रूम में बैठे रहते हैं बच्चे, थोड़ी देर के दिखाने के लिए जाते हैं, फिर वापस खेल होता ही नहीं। आउटडोर गेम हो तो हारना सीखेंगे भी, बैडमिंटन में अगर खेल रहे हैं तो कोई तो हारेगा, क्रिकेट में कोई जीतेगा, कोई जल्दी आउट होगा, तो लर्निंग बहुत हेल्दी होती है। अभी तो हमेशा जीतने की बात हम लोग करते हैं ना, मैथ्स में इतने % मार्क्स आना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होगे, ये होना चाहिए। तो सर कंडीशनल जब लव होगा, कंडीशनल चीज़ें सामने रखी जाएंगी तो हमेशा हम डर के जीते हैं, हमेशा लगता है इनसिक्योर्ड हैं, और यही इनसिक्योरिटी हम अपनी बात घर पे भी शेयर करेंगे तो घर वाले भी डांटते हैं। तो ये जो आप बतला रहे हैं कि अगर मूल्यों को सही तरीके से क्लासरूम में प्रेजेंट किया जाए तो इसमें निश्चित रूप से प्रबंधन और टीचर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और उससे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट को संवेदनशील बनना होगा इसमें, कि हर जगहों पे रोज़ रिकॉर्ड दो, कितना क्लास किए, कितना नंबर आया। अरे भाई, टीचर पढ़ा रहे हैं अपने मन से, आप एक बच्चा घर में संभाल नहीं पाते हैं, टीचर उम्मीद करते हैं 50 बच्चे की पूरी जिम्मेदारी टीचर ले लेगा, तो सर बड़ी दिक्कतें हो गई हैं। असलियत यही है। तो जो मूल्य आप बोल रहे हैं वो यही है कि हम सब लोगों को मिलकर के, समाज के लोगों को समझना होगा कि सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम कैसे बच्चे का डेवलपमेंट करें, उनसे कैसे बातचीत करें, संवाद जारी रहे। पहले बच्चे आपस में बहुत कुछ बात करते थे, अब आजकल अगर कुछ कहीं पर आप सुनेंगे ही नहीं, घर में हम लोग आपस में नहीं बात करते हैं, टेक्स्ट से एक दूसरे को मैसेज करते रहते हैं। तो इतना बदलाव हो गया है कि अब टीचर कहाँ जानते हैं कि कौन बच्चा कहाँ का है, क्या है। उसे भी इतना जानते हैं कि इसका इस पेपर में इतना कम नंबर आया है और ये इसमें टॉप किया है। तो 2 अलग अलग कैटेगरी क्लासरूम में भी है। तो वहीं पर आप देखेंगे कि 2 सेगमेंट हो गए, डिस्क्रिमिनेशन वहीं पर है। बच्चों को पता है हम अच्छे में कंसिडर्ड होते हैं और हम रिजेक्टेड में कंसिडर हो गए। तो सर ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी, जो हमको लगता है सिर्फ स्कूल को हम लोग सोचते हैं, हम लोग तो पेरेंट्स के लिए भी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स के लिए भी जाते हैं, लेकिन प्रबंधन जो आपने बोला सर, उसका अपना मोटिव है ना। तो ये दिक्कतें हैं और हमको लगता है धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि चीज़ों को कैसे बदलाव लाया जाए, मार्क्स का क्या सिस्टम रखा जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट के हमको मार्क्स। लगता है कि एक तो मुझे लगता है आप लोग करेक्ट कर सकते हैं कि समाज में जो दर्शन है जीवन का वो गायब है, सिरे से गायब है। अब सिर्फ जो है वो किस पोस्ट पर जाकर कितना धन कमा सकते हैं, लड़ाई उसकी चल रही है। उसके लिए बच्चे को तैयार कर रहा है मशीन के रूप में कि वो मशीन एक आएगा जो पैसा उगलेगा। दूसरे की गांव में जो खेल के मैदान होते थे, वहाँ भी किसी ने दबंग को ही खेत बना लिया है या वहाँ अपने अपना बोझा रख रहा है, धान का बोझा रखे हुए है, तो खेलने का मैदान से गायब हो गया। लेकिन उसके पास खेत है कि खेत में घूमने चला गया, बकरी समझा, पेड़ का पौधा समझा, पेड़े पर खेल करके चलाए। शहर में तो फ्लैट कल्चर में कहाँ कुछ है। फ्लैट में जो थोड़ा स्पेस है, उस स्पेस में गाड़ियाँ भी लगी हुई है, उसी में खेल भी रहा है। तो क्या खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, कितनी देर खेल रहा है, माँ बाप को ध्यान है कि अरे तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं हुआ, कल टीचर कंप्लेंट आएगा, तुम समझना हम नहीं समझेंगे। इस बीच तालमेल बिठाना है। तालमेल बिठाने के लिए हमको एकमात्र रास्ता हमको जो सूझ रहा है कि टीचर अगर इस ढंग से समझे चीज़ों को, तो इसलिए कि कोई किसी का किस्मत नहीं लिख सकता है। भगवान है या नहीं है मैं नहीं जानता और मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, ये बहस की जगह नहीं है भगवान के बारे में। लेकिन अगर वो है और किस्मत लिखता है तब की हम बात कर रहे हैं। किस्मत तो वो लिखता है ना, जो मान्यता है कि वही लिखता है तो वही लिखता है, तो उसको छोड़ दीजिए भाई उसके ऊपर। या मान लीजिए कि वो है डॉक्टर नेहा सहित, क्या रास्ता कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा। एक तो टीचर हमको लगता है कि सबसे पहला यूनिट है, पहला स्टॉक होल्डर है जहाँ से कि हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। गार्जियंस भी हैं
लेकिन टीचर अगर अपने पास 6 घंटे जो रखता है, उस 6 घंटे में अगर उसकी मदद करे और टीचर इस बात को समझ करके और उस पर ये मार्क्स ऑब्टेन करने का वो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं हो, तब शायद बात बन रही, शायद। जी जी गवर्नमेंट से तो हम मान के चल रहे हैं कि इतना बड़ा इन लोगों का गिरोह है ना कि उस गिरोह में गवर्नमेंट कुछ कर सकेगी, ऐसा मैं नहीं मानता। नई शिक्षा नीति लागू हो गई, नई शिक्षा कैसे चल रही है शिक्षा नीति, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो बुनियादी शिक्षा का था, बुनियादी शिक्षा में सर्वांगीण विकास होगा। आपको धान की खेती भी करनी है, हस्तकर्म भी करना है, मिट्टी का बर्तन बना के, वो सब सिरे से गायब है। वैसे में रास्ता कैसे निकले? जी, आपने सही कहा कि टीचर का बहुत बड़ा रोल है, साथ में परिवार का भी रोल है। दो लोग के बीच ही बच्चा रहता है, एक तो स्कूल में, एक घर पे ज़्यादातर, और एक अपने पीयर ग्रुप या दोस्तों के साथ रहता है। तो जब वो स्कूल में रह रहा है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या टीचर को हमें ये समझाने की कोशिश करनी है कि आपको पहचानना है कि बच्चों में कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ परेशानियाँ हो रही हैं। मान लीजिए कि बच्चा का मूड थोड़ा ऑफ रह रहा है, या अकेले बैठा हुआ है, या टिफ़िन नहीं खा रहा है, या दूसरों से हीन भावना से ग्रस्त है, तो वो आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना, वो भी एक टीचर का रोल है। और साथ में घर पे भी माँ बाप का रोल है कि बच्चों के साथ कम से कम थोड़ा समय दें, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, जैसे कि मोबाइल, टीवी, किताबें। उसके अलावा आप जनरल बातचीत करें, गप्पे लड़ाएं बच्चे से, जो आजकल नहीं हो रहा है। तो वो समय घर पे जब देंगे तो आप बच्चों को समझ पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है घर पे। और बाहर में हमें ज़रूरी है टीचर्स को ये समझाना कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से बच्चे हैं जो हीन भावना से ग्रस्त हो रहे हैं, और उसका कैसे उपाय निकाला तो जाए। वो तो कराता है, तो कैसे वो करेगा? वही तो कराता है, इसलिए कि उसको प्रेशर है कि भाई अब तुमको परफॉर्मेंस बेस्ट हो, सोचो नहीं तो अगली बार तुम्हारी छुट्टी हो जी जाएगी। सर, तो वो भी कैसे करते हैं, समझाएं? परफॉर्मेंस भी वो बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको एक नज़र भी रखनी चाहिए बच्चों के कुछ मेंटल हेल्थ स्कूल्स पे। में प्रिंसिपल के साथ मेरी बातचीत हुई, 3-4 स्कूल्स में, उन लोगों ने धीरे धीरे चीज़ों में एंट्री मारनी शुरू की है। जी मैंने हम अपना अचीवमेंट मानते हैं कि वो लोग इंटर कर गए कि उन चीज़ों को पकड़े जहाँ की वो डिप्रेस्ड होता है। जी तो अब साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट बुलाने लगे हैं अपने क्लास लेने के लिए। हाँ। सर, वैसे बहुत सारे वार्निंग साइंस होते हैं कि डिप्रेशन और सुसाइड के, जब हमें पता चलता है कि सुसाइडल बिहेवियर आने वाला है बच्चे में, वो बहुत सारे वार्निंग साइंस होते हैं जिसकी ट्रेनिंग हम लोग स्कूल्स में जाके टीचर्स को और नहीं, हम उनके पेरेंट्स को पाठ्यक्रम देते में भी हैं। जोड़ सकते हैं, वो भी पढ़े तो वो भी जा रहे हैं ना, हाँ। पाठ्यक्रम में जोड़ सकते हैं। जी। जैसे हम सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं वैसे ये भी पढ़ा सकते हैं जी ना। बिल्कुल सर। आप अपने शरीर को जानो, ये जब हम पढ़ा सकते हैं तो उससे ज़्यादा जरूरी महत्वपूर्ण है कि उसके बारे में बताएं। जी, मानसिक स्वास्थ्य। डॉक्टर संजय मुंडा जी, ऐसे में उपाय क्या है? फंस तो गए हैं हम चक्रव्यूह में, जी चक्रव्यूह देखिए, तोड़ना है। जब स्कूल की बात होती है तो हम माने चाहे नहीं माने, ये तो पक्का है कि सारा कंट्रोल स्कूल के हाथ पे होता है। ना छात्र के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, ना अभिभावक के पास होता है। तो एक किस्म से जो टॉप डाउन अप्रोच में जो चीज़ें चली आ रही है वही चलती जाती है। ऐसा नहीं है कि एक त्रिकोणात्मक है कि ये स्कूल, छात्र और अभिभावक, ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। ऐसी चीज़ें नहीं हो रही, जबकि हकीकत में ऐसा होना चाहिए। तो फिर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि तीनों की जो भागीदारी है उसको फिर से डिफ़ाइन किया जाए। और एक बार जब डिफ़ाइन होता है तो ये समझा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि स्कूल एक जो अपनी एक धारणा है, एक स्कूल की जो अपनी सफलता असफलता के मायने हैं उसको स्कूल थोपता हुआ आगे चले, बल्कि छात्र की जो अपनी एक बौद्धिक क्षमता के हिसाब से अलग अलग जो छात्र है, कैसे अलग अलग छात्रों के जो बौद्धिक क्षमता अलग अलग किस्म की है, उसको एक प्रकार से उन क्षमताओं को पहचान करके उसको कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, ये एक चीज़ है जो कि आज के शिक्षा प्रणाली में बिल्कुल ही गायब है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ाई को लेकर, यहाँ हो सकता है बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो म्यूज़िक में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो पेंटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो खेल कूद में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनका कोई भविष्य स्कूल में नहीं है, इनके लिए कोई स्कूल नहीं होता है। तो अगर छोटे स्कूलों में थोड़ा इस तरह की चीज़ों के लिए भी कोई एक रास्ता खुल जाए तो मुझे लगता है कुछ चीज़ों में जो बच्चों में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना वाली चीज़ होती है, जो उसमें कुछ कमी आ सकती है मेरे समझ से। हीनता बोध तो स्कूल भी कराता है, गार्जियंस भी कराते हैं।
नहीं, तुम ये किसी इसलिए लायक कराता है क्योंकि ये धारणा जो ऊपर से चली आ रही है उसको जिस किस्म से आत्मसात कर लिया गया है, बहुत सारे अभिभावक इस चीज़ को समझते हैं कि मेरे बच्चे में ये कुवत नहीं है कि ये मैथ्स अच्छा पढ़ सकता है, वो समझता है, लेकिन सब कुछ समझने के बावजूद चूंकि उसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि बच्चे को, वो अब 10th में आ करके ही बच्चे को बोलेगा नहीं तुम अब मैथ्स नहीं लोगे, लेकिन उस समय तक तो उस बच्चे को उसका दंश झेलना होगा ना। तो ये सारी चीज़ें, और उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं होता जहाँ पर कि बच्चों को कोई स्पेशल अटेंशन दे करके कुछ अलग से कोई प्रावधान रखा जाए जहाँ पर ये बच्चे उस भावना से ना आए कि वो दूसरों से कम है। अगर वो एक क्षेत्र में एक दूसरों से कम है तो किसी अन्य क्षेत्र में वो दूसरों से बेहतर भी है, इस भावना को कैसे उनके बढ़ाया अंदर लगाया जाए इसकी ज़रूरत है। डॉक्टर निशांत, तो ये थोड़ा बताइए कि आपके पास जो केसेज आते हैं बच्चों के मामले में, किस तरह केसेज होते हैं, डिप्रेशन वाले खास कर? देखिए, हमारे पास चूँकि हमारा तो बहुत ऊपर लेवल का हॉस्पिटल है, तो जब बच्चे पूरी तरह से ख़राब बिगड़ हो चुके जाते हैं और 3-4 जगह घूम के वो हमारे पास जब पहुंचते हैं, तब हम आजकल जो पा रहे हैं कि हमारे पास बच्चे अवसाद, उदासी के का लक्षण लेके बहुत सारे बच्चे आने लगे हैं। मोबाइल फ़ोन यूज़ को लेके जब उनकी पढ़ाई हैम्पर होने लगती है, जब उनकी दिनचर्या हैम्पर होने लगती है, तो तब गार्जियन को लगता है कि कोई ऐसी दवा आ गई है, कोई ऐसी मैजिक पिल आ गई है जो इनको मोबाइल देखना रातों रात छुड़वा दे सर। और आजकल ये जो किशोरावस्था की मैं आपको बात कर रहा हूँ, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है 2 से 5 साल के बच्चों के लिए, है ना। अब आप जब बच्चा बड़ा हो रहा है, आपका बच्चा कैसे बड़ा होता है? मोबाइल फ़ोन में डोरेमोन देख के, कार्टून देख के। अब 2.5 साल की उम्र में हस्बैंड आता है, बोलता है ये तो ठीक से बात ही नहीं कर रहा है, कहीं मेरे बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है। अब सर हमारे पास वी आर फ्लडेड कि इस तरह के पेशेंट्स मतलब ऐसे बच्चों को लेके आते हैं कि, और उनका है कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है क्योंकि ये बात नहीं कर रहा है। अरे आपके बच्चे ने बात करना जो सीखा है वो मोबाइल से सीखा है। आपने अपने बच्चे को कितना टाइम दिया है, आपने अपने बच्चे को कितना सिखाया है कि किस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपको अपनी ज़रूरतों को बखान करना है। बिल्कुल। तो इस तरह के केसेस हम लोग देख रहे हैं, और कई बार हमें बताते हुए उनको बड़ा तकलीफ़ होती है कि सर आपके बच्चे को कोई मानसिक बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम आपके दिमाग में है कि आप अपनी उस डर जाते हैं ना, और वो आपका खुद की हीन भावना है कि हम अपने बच्चे को जितना ज़रूरत होना चाहिए वक्त नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी उनके बच्चे पे निकलता है कि हमारे बच्चे को तो मानसिक बीमारी है। सर रोज़ के कम से कम हमारे जो, अगर हम 10 पेशेंट भी मिनिमम देखते हैं नए पेशेंट, उसमें से 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गार्जियन की कंसर्न जो है वो मेजर प्रॉब्लम है जिसको हमें हैंडल करना होता है। क्या रास्ता बताते हैं आप? सर रास्ता तो देखिए, सबसे पहला यही बताया जाता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसमें आपका क्या रोल होना चाहिए, क्या रोल आप प्ले कर रहे हैं और क्या रोल आप प्ले कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, उसमें जो एक दिक्कत है ना, दिक्कत ये है कि जो प्राइवेट नौकरी में है वो घर लौटता है 9 से 10 बजे जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इस तरह का जो है, तो उसके पास सोने के अलावा कोई समय नहीं होता है, वो बच्चे को नहीं देख सकता है। और दोनों अगर काम कर रहे हैं तब तो और बच्चे को नहीं देख सकते हैं। और जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, न दादा है न दादी है न बहन है, कम से कम एक बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो वैसे में फ्लैट कल्चर है, वैसे में निदान खोजना। देखिए निदान, हम यह मानते हैं कि बच्चे को प्ले स्कूल में डाल देंगे जी, तो वहाँ खेलता हंसता आ जाएगा हमारे घर, तो हमारा काम चल जाएगा, हमको उतना देर मुक्त रहेंगे, भाई हम मोबाइल भी देख सकते हैं, हम अपना ऑफिस भी जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन उसको प्ले स्कूल में डालने की जो मजबूरी है, उस मजबूरी से भी निजात मिले। बच्चा इसलिए चाहिए कि हमारा भविष्य है, नहीं दूसरे हम उसके साथ खेल सकें। बिल्कुल मूल यही है। तो ये हम उसके साथ खेलें, वो हमारे साथ खेले, ये गायब है, वो प्ले स्कूल में जाके खेले। सर फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, दर्शकों को यही बोलूँगा कि जन्म से लेके कम से कम 5 से 6 साल तक की जो उम्र होती है वो बड़ी ही बहुत ही टेंडर एज होती है, जहाँ पे बच्चा या तो आ सकता है या जा सकता है।
कुछ भी करके आपको समय बिताना पड़ेगा। आजकल अब आप मुझे बोल रहे हैं वर्क कल्चर, आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है कोविड के बाद से। तो सर रास्ता खोजेंगे और अपनी खुद की जिम्मेवारी को समझेंगे, रादर देन कि अपने कंधे से बोझ दूसरे पे डाल देना। हस्बैंड बोलेगा वाइफ नहीं टाइम दे रही है, वाइफ बोलेगी हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा है। सर ऐसे तो सोसाइटी नहीं चलेगी ना सर। हम अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें तो उस और तरह के रास्ता केस निकालें। जो है उसमें कितने फिर लौट के आए दोबारा, जो केस आप समझाया फिर दोबारा लौटने वालों का प्रतिशत क्या होगा? देखिए सर, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ, एटलीस्ट 70 से 80% लोग लौट के आते हैं हमारे पास। फिर जी सर, क्योंकि हम उनको बहुत तरीके बताते हैं ना समझने के कि भाई आपको क्या है नहीं क्या तो वो नहीं समझ है। के गए तो उसको वहाँ गुने की नहीं, उसको काम सर किए कुछ लोग कर पाते हैं इम्प्लीमेंट, कुछ लोग नहीं कर पाते इम्प्लीमेंट। जो नहीं कर पाते वो लौट के नहीं आते हैं, जो कर पाते हैं वो आके जरूर बताते हैं कि हमने आगे किया। के स्टेज में कैसे चले। सर बस आपको यही कहे, अपनी खुद की जिम्मेवारी समझें और अपने बच्चों के लिए सर समय निकालें। सर कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर, दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आपके बच्चे को आपको कैप्सूल समय लगेगी। देना सिखा सके। सर प्लीज़ अपने बच्चों के लिए समय निकालिए सर, बस इतना ही बोलूँगा मैं सर। नहीं, उसके लिए तो एक चीज़ और जरूरी है, वो जीवन दर्शन क्या है हमारा, वो अगर नहीं बाप जानेगा, माँ जानेगी, कैसे तब तो होगा चीज़ों का ऐसे ही चलते रहेगा ना बिल्कुल भाई। बिल्कुल। कि हमने बच्चा पैदा कि इस बच्चे को आईएएस बना देना है, इस बच्चे को आईपीएस बना देना है, इस बच्चे को डॉक्टर बना देना है, इंजीनियर बना देना है। बस चूंकि हम बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं इसलिए इतना तो हासिल करना ही है, इतना खर्च कर रहे हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए खून पसीना बना रहे हैं, सोते नहीं है, जगते नहीं है, तो उसका तो एकमात्र है कि भाई हमको ये बना देना है। अरे आपके बनाने से वो नहीं बनेगा ना। अगर भगवान है और किस्मत लिखता है तो हमारे बनाने से कैसे बनेगा? वो तो बनेगा जो किस्मत में लिखा है। हमारी भूमिका ये है कि बच्चा एक बेहतर इंसान बने। बिल्कुल सर, हमारी कोशिश तो यही है ना भाई कि एक बेहतर गार्जियन होने के नाते हमारी कोशिश ये है कि बेहतर इंसान बने, इंसान के जो गुण है उसमें आए, बाकी उसको जो है उसमें एबिलिटी इसी से पैदा होगी। जिस दिन वो इंसान बनना सीखना शुरू कर देगा उस दिन से एबिलिटी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। सही बात है। क्या डॉक्टर मूलरंजन? देखिए सर, यही चीज़ हमेशा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बात व्यवहार बहुत अच्छा होता है। जी हो सकता है एकेडमिक्स में उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन बहुत सक्सेसफुल हाँ, रहते हैं लाइफ में, इसी की वजह से। व्यवहार बहुत बड़ा मायने हाँ, रखता है ना। तो व्यवहार वही बिल्कुल चीज़ गार्जियंस को ये समझना चाहिए कि सिर्फ नंबर लाने से कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान बनने जा रहा है ऐसा नहीं होगा। तो उसमें सारी सब चीज़ें कलेक्टिवली देखना चाहिए कि ह्यूमैनिटी उसमें कितना है, कितना सबके साथ बोलता है, खेलता है, दूसरे के दर्द को समझता है, अपने जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसके प्रति कितना जागरूक है ना। और हो सकता है पढ़ने में कोई 19 होगा, कोई 20 होगा, ये रहेगा ही नहीं, अंतर। 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन अगर उसमें कोई लेकिन गलत 10-11 में अगर कम है तो वो हासिल नहीं करे, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है एक सर। से एक लोग हासिल कर रहे हैं भाई। सर कितने लोग हैं जो टॉपर हैं, उनमें सब्सटेंस से भी जो दुनिया भर की परेशानियां हैं, और जो लोग सामान्य थे उसी बैच के लोग, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन लॉन्ग रन। मतलब सफलता मिलती है। वही बच्चों को हम क्लासरूम में देखते हैं, जो बच्चे शुरू से लगता था फर्स्ट आ रहे हैं, जब IIT या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ तो सब धुरंधर ही पहुँचते हैं, तो वहाँ पर भी तो एक ही फर्स्ट आएगा ना। तो अब उसमें खराब फील कर यही रहा बात नहीं समझ रहे हैं ना। फर्स्ट तो एक ही है बस। तो जो आपने बोला कि हारना सीखना जरूरी है, इसीलिए हम समझते हैं कि आउटडोर गेम्स जो थे बहुत अच्छी चीजें थी, जहाँ पे जिनविली 10 बच्चे खेल रहे हैं और पता है कि आज कौन परफॉर्म किया, लेकिन कल के लिए हम मेंटली तैयार होकर जाते थे कि आज हम 0 पे आउट हुए हैं, 5 पे आउट हुए तो कल हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, आज हमको विकेट नहीं मिला तो कल हम करेंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव चैलेंज लेते थे। आजकल बिल्कुल अलग हो गया है सिस्टम। कोटा वगैरह का रोज आ रहा है न्यूज, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का लोग जा रहे हैं, बाद में वो नहीं, दिक्कत तो ये है कुछ- ना कि कुछ कई कोचिंग दुर्घटनाएं हो इंस्टीट्यूट, रही। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो नेशनल इंटरनेशनल में तो बंद हो गए, अचानक ताला लगा के चल दिया। अब सरकार से गुहार करें, सरकार को फुर्सत नहीं है उस सब सुनने का। उन बच्चों का क्या होने वाला है? आप मान लीजिए कि वो अपने पढ़ के जो स्कूल से पढ़ के आए उससे कम्पीट नहीं कर सकता है, तो उन बच्चों का अब क्या होगा भाई? अब फिर नए जगह जाइए, वो कितना दिन टिका रहेगा? आज सब देखता है, गोल दिखाता है कि हमारा देखिए गोल इतना अचीव किए हम, इतना डॉक्टर बना दिया, इतना इंजीनियर बना दिया। हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी में हम रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं चक्रव्यूह में। बताइए डॉक्टर नेहा। जी, आजकल जैसे अभी डिस्कस हो रहा था कि पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, तो पेरेंट्स लोग को पहला चीज़ है कि हर चीज़ तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे बच्चे को चाहिए
नया पेंसिल तुरंत दे दिया, हाँ। बच्चे को चाहिए नई ये मैं किताबें। कहने वाला था जी। कि ये इतना कमाई भी बढ़ गया है जी। कि बच्चा वो यूरिया खाने की तरफ नहीं बढ़े, इसलिए जो मांगता है उसको दे दो। नहीं तो तुरंत जब भी वो दे रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, उनका पेशेंस लेवल को कम कर रहे हैं। पेशेंस लेवल जब कम हो रहा है तो आगे जाके उसको हर चीज़ तुरंत चाहिए रहेगी, तो उसी से उसका इम्पल्सिविटी बढ़ता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि हर चीज़ थोड़ी देर देर में दें, जो चीज़ मांगे उसको थोड़ा डिले करें, तुरंत ना दें, उसकी इम्पोर्टेंस को ठीक समझें, है, कल ला फिर दें। देंगे, परसों ला देंगे, अभी जी। जो है उससे काम चलाओ उससे, ना। हाँ, उसी तरह से। दूसरी चीज़ है कि उनके साथ समय बिताना। आजकल जो कमाने का होड़ लगा हुआ है कि मैं कमा के ले आऊँगा पैसा या ले आऊँगी पैसा घर पे, और बच्चों का सब कुछ, उससे खुश हो जाएंगे बच्चे। तो बच्चों की खुशी सिर्फ पैसे या सामान में नहीं है, आपके साथ बात करने में, आपके साथ खेलने में, आपके साथ अपना दुख सुख शेयर करने में भी है, जो चीज़ आजकल नहीं हो रही है। और बच्चे भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे, माँ बाप भी नहीं समझ पा रहे। तो माँ बाप को समय देना है, चीज़ पैसा उतना ही कमाए जितने कि आप बच्चों में खर्च कर पाएँ। ज़्यादा लेके और बच्चे खराब हो जा रहे हैं, उससे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको चाहिए कि ये आप समझ नहीं दोनों आ चीज़ रहा में है। संतुलन गार्जियन ये महसूस समझ करें। नहीं पा रहे हैं। हाँ, समझ नहीं, गार्जियन अभी भी संतुलन नहीं नहीं समझ कर पा पा रहे रहे। हैं, जी। इसलिए कि हम लोग जिस एरा के हैं उस एरा में जो पैसा आता था उसकी तंगीर बनी रहती थी, इसलिए मना करते थे। अब उस तरह के बच्चों के जो बच्चे हुए, उन बच्चों को लगता है कि भाई हमने ये झेला है तो हम अपने बच्चों को यह नहीं झेलने देंगे, लेकिन उसके नुकसान क्या है वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके साथ साथ उनमें जो अपने आप में जो उनको रहता है माँ बाप को कि हम इंजीनियर बनते या डॉक्टर बनते या किसी और अच्छी फील्ड में जाते, बच्चों में वो थोपा भी जा रहा है किसी तरह से। तो जब बच्चों में वो थोपा जा रहा है और बच्चों की काबिलियत उतनी नहीं है, बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं है उस एरिया में, तो वो उसमें अच्छा नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी उनमें हीन भावना ग्रसित हो रहे हैं, जिसके कारण उनको तकलीफ हो रही है। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है घर पे, और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है स्कूल में, कि वो दोनों मिल के बच्चों को संभालें, क्योंकि बच्चों का ब्रेन उस समय डेवलप हो रहा है, अभी डेवलपमेंट फेज में है, अभी उसको पता नहीं है, फिजिकली भी वो उतना फिट नहीं है और मेंटली भी वो उतना फिट नहीं है, उसको पता नहीं है क्या होता है डिप्रेशन, उसको पता नहीं है क्या होता है तकलीफ होना, एंजाइटी क्या होती है, उसको नहीं मालूम। तो ये चीज़ बड़ों को मालूम है, तो बड़ों को चाहिए कि वो देखें बच्चों में कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को समझें और तुरंत उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। डॉक्टर संजय जी, ये एक फेज में हम बांटे, अभी तो बच्चों पर चर्चा किया, किशोरावस्था उसके बाद जवानी, यह भी बहुत गंभीर फेज है जहाँ की आत्महत्याएं बहुत ज़्यादा होती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें क्या करें? किशोरावस्था अपने आप में एक बवंडर वाला फेज़ होता है, सब कुछ उफान पे होता है। तो वहाँ पर आप कौन सा बांध रखते हैं, ये सब कुछ उस बात से निर्भर करता है कि बचपन की अवस्था से आपका विकास किस तरह से हुआ है। हम देखते हैं बचपन में जब बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है तो वो क्या करता है, अपने आप को ज़मीन में पटकता है, कभी सर पटकता है। ये सब एक बचपन की नॉर्मल घटनाएं हैं जो कि थोड़ा बड़ा होने के बाद बच्चा छोड़ देता है। लेकिन आजकल बच्चा छोड़ता नहीं है, इसका एक बड़ा रूप बच्चा लेता जाता है। तो यही रूप जब आगे चलकर जाता है तो बच्चा को कोई चीज़ नहीं मिला तो अपना नस काट ले रहा है, या बच्चा कुछ और चीज़ें तोड़ फोड़ कर दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये एक विकास के क्रम में जो एक रुकावट जिसमें आ जाना चाहिए, जो रुक जाना चाहिए, वो रुकती नहीं है, वो एक अलग स्तर में एक वो बढ़ करके युवावस्था में आ जाती है। ये चीज़ तो है। दूसरा, अगर आप देखें कि ज़रूरतों की जब हम लोग बात करते हैं, जो नीड की बात करते हैं, तो एक जो सेफ्टी वाला नीड है बच्चों में, फिज़िकल सेफ्टी या इमोशनल नीड जो है ना, सेफ्टी का नीड, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो या भावनात्मक स्तर पे है, वो जो उसको माँ बाप से मिलना होता है वो नहीं मिला होता है, तो वो सारा चीज़ वो भौतिकता में समा जाता है। अब वो मोबाइल ही उसका इमोशनल नीड का एक जरिया बनता है, मोबाइल ही उसका एक फिज़िकल नीड का भी जरिया बनता है। तो एक बार मोबाइल उससे हट जाए तो इंसान असुरक्षित महसूस करता है, और ये असुरक्षा की भावना जो होती है वो ऐसा नकारात्मकता उसके अंदर पैदा करता है कि उस आवेश में कुछ भी हो सकता है। और युवा अवस्था, जैसा पहले ही मैंने कहा कि ये एक उबाल वाला अवस्था है, तो यहाँ पर तो बहुत बहुत ही संयम
बरतना बहुत ही मुश्किल का चीज़ होता है। नहीं, दोनों के लिए ना, गार्जियंस के लिए भी और बच्चे के लिए भी, दोनों को अपने पेशेंस की परीक्षा देनी है वहाँ पर, कैसे बांध बनाया जा सकता है अब कि बाढ़ मुश्किल नहीं, ये है बाढ़ कि नहीं आए। मुश्किल ये है कि संयम किसी ने नहीं सीखा। हाँ, अब जब संयम सीखा नहीं किसी ने, तो अब उस अवस्था में तो सब कुछ विस्फोट हो करके रहता है। तो एक बार विस्फोट होने के बाद भी लोग थोड़ा आत्मविश्लेषण करें और चीज़ों को बदलने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है एक बदलाव आ सकता है। ये जो एक तरफा प्यार है जिसमें कि लोग मार देते हैं एक दूसरे को, तेजाब फेंक देते हैं, ये क्या है? ये भी हक वाली बात है, राइट वाली बात। अरे बचपन आपका से राइट कैसे बन गया जी उस पर? वो तो आपका जान पहचान हो गया, वो आपकी संपत्ति है कि आपका राइट बन गया? आपके बाबूजी ने आपको संपत्ति लिख करके दे दी है। खेत जमीन नहीं ना है वो भाई, वो भी ह्यूमन बीइंग है, हर उसको भी चीज़- पसंद, आपने पसंद कर लिया, उसको नहीं पसंद है, हर तो ये तय चीज करना को होगा ना, रास्ता निकालना होगा। ऑब्जेक्टिफाई जो कर दिया गया है ना, रिश्तों को, इंसानों को जो ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है, तो इसी का नतीजा है कि हर चीज़ को लोग वो मानवीय भावना के साथ कोई चीज़ नहीं ली जा रही है, सब कुछ भौतिकता से जुड़ जाता है जब, तो ये सारी चीज़ें होती है। पता नहीं क्यों मेरी मान्यता है, आप लोग इसको ये आगे बढ़ाइए या करेक्ट करिए, मैं मानता हूँ कि जितने नेचुरल चीज़ें हैं उसके साथ बच्चे को और आदमी को जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल। उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, पत्ता तोड़ने से लेकर पत्ता जलाने तक, या पत्ता का बटोर करके गड्ढे में डालने तक का, पेड़ पहचानने से लेकर के जानवरों को पहचानने तक का, चिड़िया की बोली कौन चिड़िया बोल रही है, कौन किस कलर का है, तो उससे भी चीज़ों में फ़र्क आता है। अब वो धीरे धीरे वो चीज़ें गायब होती चली गई। चिड़िया दिखती कहाँ है सर आजकल? आजकल के फ्लैट कल्चर में आपको चिड़िया कहीं नज़र आती है सर? तो अब देखिए किस तरह से इंसानियत बढ़ रही है गौरैया सर। तो कम्प्लीटली गायब हो गई, धीरे धीरे गौरैया दिखती नहीं है, जैसे गिद्ध गायब हो गए वैसे गौरैया। जी। अब देखिए सरकार यहाँ पहुंची गिद्ध पालन योजना, गिद्ध पालन योजना के लिए, गिद्ध ने प्लास्टिक खाया मर गया, वो प्लास्टिक खाई हुई गाय का मांस खाया मर गया वो। तो ये समझने के लिए भाई प्लास्टिक गाय क्यों खाई, प्लास्टिक क्यों आया, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके रास्ता निकालने का जो उपाय होता वो तो उपाय ही नहीं हो रहा है ना, ये संकट है ना। बताइए। देखिए सर, वही मैं बार बार यही बोल नहीं, रहा हूँ स्टॉक होल्डर तो गवर्नमेंट भी है, हाँ, इसलिए कि नीतियां वो तय करता है, बच्चे के गर्भ में जाने से लेके उसके शमशान जाने और वो कब्रगाह में जाने तक की सारी स्थिति गवर्नमेंट तय करती है, चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी हो, ABCD XYZ की, उसकी जिम्मेदारी तो बनती ही है। सर देखिए, जिम्मेवारियाँ निभाना ज़्यादा ज़रूरी है जिम्मेवारियाँ रखने से। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने आप से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मैं अपनी जिम्मेवारी निभा पाऊँ। सर आप बात कर रहे हैं, आपको जब प्यास लगती है तो आप इनसे 1 गिलास पानी मंगवाते हैं सर, लेकिन आप उसमें आधा गिलास पानी छोड़ देते हैं सर। तो अगर वो आधा गिलास पानी तो फिर बर्बाद हुआ ना सर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। मैं फिर एक बार गांधी को कोट कर देता हूँ, जी। 2 चीज़, एक साबरमती आश्रम की घटना और एक नेहरू जी के आनंद भवन में थे तब। जी, उन्होंने कहा कि भाई प्यास लगी है, आधा गिलास पानी मंगा आधा गिलास पानी लाइए। तो वो जो है पूरा ग्लास में भर के लाया, तो नेहरू ने कहा कि पीजिए ना, पूरा त्रिवेणी संगम बना हुआ है यहाँ। बोला कि तुम्हारे लिए बना हुआ है सिर्फ, Exactly. औरों के लिए भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। साबरमती में भी यही हुआ। साबरमती में उन्होंने ये कहा कि पूरा पानी तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम बर्बाद कर देते हो पानी का, जितना लो, जितना पीना है, जितना पीना है, 5 गिलास पीना है 5 गिलास पी जाओ, लेकिन तुम एक बूंद पानी बर्बाद नहीं कर सकते हो। सर बर्बाद पानी, करे तो किसी दूसरे की प्यास का वो कर रहे हो। सर पानी तो एक एनालॉजी है ना सर, जिंदगी की हर ज़रूरत, अगर हम जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें और अपने आसपास के परिवेश में भी उसको बढ़ावा दें, तो कहीं ना कहीं सर हम, आप जैसे बोले कि नेचर जो है सर, एट द एंड ऑफ द डे इंसान मिट्टी से ही निकला है और मिट्टी में उसको मिल जाना है सर। तो जब तक हम मिट्टी की इज्जत नहीं करेंगे, हम अपने जो सेंसेस हैं उनकी इज्जत नहीं करेंगे सर, और हमें खुद को करना होगा। आप सरकार से कितना गुहार लगाएंगे सर? भीषण महामारी से हम नहीं सीख सके। जो कोरोना आया, जी, जो जी, जंगल के आसपास रहने वाले लोग जी, थे गांव में, जी। कंप्लीटली कोरोना कम गया। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जो हुई वो शहरों के वो लिए। शहरों में हुई है। अगर उसके बाद भी हम नहीं चेता रहे हैं, उसके बाद भी हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मानवता सर, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सिविक सेंस बोलते हैं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ जो सर भौतिकता की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ सिविक सेंस धीरे धीरे मरती चली जा रही है सर। कब तक आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे कि तुम ये करके दो या तुम वो करके दो? हम अपना रोल तो पहले प्ले करें, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे अपने आप सही होने लगने की उम्मीद है सर।
हाँ, आप चारों से एक सवाल है कि आप जब स्कूल्स गए, कॉलेज गए, तो वहाँ सवाल किस तरह के आए और कैसे सवालों का निदान किया आपने? टीचर की तरफ से क्या सवाल आए और स्टूडेंट्स की तरफ क्या सवाल आए? डॉक्टर अमोलंजन, आप ही से बात करते हैं हाँ पहले। नहीं ठीक है। जब स्कूल जब जाते हैं तो टीचर लोगों को एक ही चीज़ रहता है कि कुछ कुछ बच्चे हर क्लास में लोग आइडेंटिफाई किए रहते हैं जो उनको लगता है कि डिप्रेस्ड है? नहीं वो लोग प्रॉब्लम है, अच्छा, प्रॉब्लम है। वो डिप्रेशन उसकी नहीं बात Problem होती है। है, समस्या की मतलब ये लोग प्रॉब्लम है बाकी बच्चों के लिए, है ना। तो उनको यही बोला जाता है कि जो कुछ भी आपने आइडेंटिफाई किया ठीक बात है, उनसे अलग बात करिए। क्लासरूम में कोई भी डिस्कशन बच्चे से नहीं करना चाहिए और ना दूसरे बच्चों को ये महसूस होना चाहिए बाकी बच्चों को कि इनके साथ कुछ अलग से किया जा रहा है, क्योंकि उससे फिर उसको एक अलग परेशानी शुरू हो जाती है। अगर आप अलग से इन बच्चों को ले जा करके कभी बात कर लिए गार्जियन के साथ और टीचर के साथ तो समस्या का काफ़ी कुछ समाधान हो जाता है। लेकिन अगर वहीं क्लास में खड़े होकर के डांटना शुरू कर दिए, तुम ऐसे ही हो, हमेशा करते हो, पेरेंट्स मीटिंग चल रही है उसके गार्जियन को टीचर बोल रहे हैं और बाकी गार्जियन सुन रहे हैं, तब परेशानी बढ़ जाती है। तो हम एक ही चीज़ बाकी बोलते हैं, गार्जियन रिएक्ट भी नहीं करते हैं। हाँ, नहीं, हाथ तो- जोड़े खड़े रहते हैं एकदम। हाँ, तो यही हम बोलते हैं कि जब भी किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो उससे 5 मिनट 10 मिनट अगर आप अलग बात कर लेंगे, मान लिया कोई बच्चा 4 दिन नहीं आया क्लास लगातार 5 दिन, तो ये क्यों नहीं आया ये एक प्रश्न नहीं है, उससे बोलो बेटा क्लास के बाद हमसे 2 मिनट मिलो, बस पूछो कि घर में सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी तो नहीं है, तो वो समझेगा कि आप कितने संवेदनशील हैं और उसी दिन से आपका कम्युनिकेशन उस बच्चे के साथ एक अलग लेवल का पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपने क्लासरूम में उसको डांट दिया कि क्या बात है तुम आते नहीं हो, कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो, आजकल तुम लापरवाह हो रहे हो, ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, तो फिर बच्चे को लगता है कि शायद हमारी बात को तो सुना ही नहीं सर ने या मैम ने, है ना। तो ये दिक्कत आती है। तो हम एक चीज़ बोलते हैं कि कम से कम 1-to-1 कम्युनिकेशन रखिए बच्चे से अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है। बस एक वाकया मैं सुना रहा हूँ। मैं बच्चा था, 1 में था और क्लास हमारे यहाँ से मैंने मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पर स्कूल था। 7 दिन स्कूल नहीं गया, बहुत बीमार था। तो बच्चे खोजते हुए चले आए और जिस दिन पथ पड़ा था उसी दिन बाहर निकले तो टांग के ले गए हमको, और जाते ही टीचर ने हमारे 4 छड़ी लगाई। हम रोते हुए घर आए, माँ को बताए। माँ ने बाबूजी को बताया कि टीचर को, बाबूजी सेक्रेटरी थे, टीचर को सबक सिखाना है। बाबूजी कुछ नहीं बोले। बाद में उन्होंने कहा कि बच्चे के सामने बात नहीं करनी है। उनको नहीं पता था क्यों क्या हुआ। जब उनको पता लगा टीचर को तो खुद आए बाबूजी से माफ़ी मांगने की। ये जो सर्वांगीण विकास के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में मास्टर साहब की छुट्टी हो जाती, लेकिन मास्टर साहब को नहीं पता था। उनको यही लगा कि अरे वो क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आता, हमको इन्फॉर्म करना चाहिए। 2 मिनट की दूरी पर कोई इन्फॉर्म कर सकता है, लेकिन मास्टर साहब को यह सोचना चाहिए था कि ये जो अबुलंजन ने कहा कि क्यों नहीं आया, यह तो बात कर लो भाई। बच्चे टांग करके लेके वही समझ थी। आज यह समझ और बिगड़ी है। अगर टीचर ने डांट दिया, टीचर ने कुछ कह दिया, तो वैसी स्थिति बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है। लड़ने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। हाँ डॉक्टर नेहा जी, जैसे कि स्टूडेंट्स से भी हम लोग ने बहुत इंटरेक्ट किया है, तो स्टूडेंट्स छात्र कहते हैं कि घबराहट बेचैनी का दिक्कत होता है, एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस में दिक्कत होती है, क्लास में समझने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से बहुत सारा लोड उनके पास रहता है कि दोस्तों के साथ झगड़े हो गए, उसमें मेंटल लेवल सबका एक अलग अलग है ना अलग भाई। अलग है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो सब लोग समझ जाए जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हमको नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ तो कैसे समझाना है, उसको चिन्हित करके उसको समझाने का रास्ता खोजना है। जी, उसके अलावा उसमें है कि दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया, बेस्ट फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, उससे झगड़ा हो गया, उसमें भी टेंशन है। तो इस तरह से बहुत तरह से उनके टेंशन हमारे पास, प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं। तो जब उन प्रॉब्लम्स को हम लोग एनालाइज करते हैं तब जान पाते हैं कि उनके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि वजह जानना सबसे ज़रूरी है। प्रॉब्लम सबको ही होता है कुछ ना कुछ, लेकिन वजह क्या है उसके पीछे और कितनी सारी वजह है, तो वो सारी वजहों को जान के तब एक एक बच्चों को उनके अकॉर्डिंग प्लान बता के, उनके अकॉर्डिंग उनको सिखा के, बच्चों को, पेरेंट्स, टीचर सबको बैठा के तब उनको ठीक करने पे या उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने पे हम लोग को काम करना पड़ता है। डॉक्टर संजय मुंडा, आपका क्या अनुभव रहा? मुझे एक बच्चे का सवाल याद आता। बच्चा पूछा, सर कब तक पढ़ना पड़ेगा? नहीं, पढ़ना तो नेचुरल है ही। तो वो हम उसको उसके लायक बनाए कि वो खुद पढ़ने की ललक जगे उसमें, जी है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चा कुछ भी जो वो व्यवहार दर्शाता है या सवाल करता है, वो कोई ना कोई एक अभिव्यक्ति ही है जो उसके अंदर पनप रहे, जो
चाहे वो कुछ भी जो संघर्ष अंदर से वो कर रहा होता है उसी का एक अभिव्यक्ति होता है। तो बच्चों के मन में स्कूल के परिप्रेक्ष्य में तो सवाल पढ़ाई लिखाई से ही ताल्लुक़ रखता है। हर बच्चा अधिकतर सवाल यही होता है कि हम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, हम जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है। इस तरह की बहुत कॉमन चीज़ें हैं, हर बच्चे के दिमाग में ये रहता है। वो टीचर पूछता की है। इतनी साइकोलॉजी तो हो कि चेहरे का भाव पढ़ के पता चल जाता है कि टीचरों बच्चा से- पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हम जो कह रहे हैं वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। टीचरों की दशा कुछ और है। टीचरों के लिए सबसे बड़ा जो एक उनका जो उद्देश्य होता है वो डिसिप्लिन होता है। वो बच्चा कितना पढ़ रहा है समझ रहा है उससे ज़्यादा मैंने देखा है टीचरों का एक नज़रिया उद्देश्य ये रहता है कि क्लास कितना डिसिप्लिन में है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकाव आ जाता है जब आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाना मुझे लगता है एक ऐसा होना चाहिए जो कि खुले एनवायरनमेंट में होना चाहिए, खुलेपन के साथ होना चाहिए, तो वो चीज़ होती है। तो लेकिन अधिकतर टीचर ये मानते हैं कि क्लास में कुछ बच्चे अच्छे हैं, तेज है, कुछ बच्चे जो अच्छे नहीं हैं उसके बारे में टीचर की समझ में थोड़ी कमी होती है कि वो अगर अच्छा नहीं है तो उसके बारे में हम लोग, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको समझ करके उसको कैसे थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पर टीचरों से भी सवाल कई बार आते हैं, हम लोग क्या करें कि जो बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसे भी सवाल टीचरों के रहते हैं। नहीं तो जो जिसको चिन्हित किया तो वहाँ से पता चलेगा ना भाई, यह धान जो है क्यों काला हो गया, इतना तो पता चल जाता है किसान को लेकिन ना। अभी जैसे डॉक्टर अमूल रंजन सिंह ने बताया कि कई बारी ये चीज़ें सार्वजनिक ऐसी होती है कि वो बच्चे को और नुकसान पहुंचा। डॉक्टर नुकसान निशांत गोल पहुंचाता है। कंक्लूड कर रहे हैं बस एक। सर एक छोटा सा वाकया, हाँ, सर मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी फ़ोटो जो है वो होर्डिंग में आए। सर मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके वक्तव्य में डालना चाह रहा हूँ। आजकल जो ये ढिंडोरा पीटने की जो व्यवस्था चली हुई है, जहाँ पे हम न्यूज़पेपर में फुल पेज का ऐड देखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं जहाँ बच्चों की फोटो लगाते हैं, कहीं ना कहीं जो थोड़े कमज़ोर बच्चे होते हैं या जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया होता उनके ऊपर क्या असर पड़ता है सर? कभी हमने या पॉलिसी मेकर्स ने या पेरेंट्स ने या स्कूल वालों ने सोचने की कोशिश की है सर? सवाल बहुत गंभीर है और इस सवाल का जवाब एक ही है जो सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया, वो ये कि आप लक्षणों को पहचानें और लक्षणों को पहचान कर उसके उपचार का रास्ता उसी समय ढूंढें। अभिभावक की भी जिम्मेदारी है, बच्चों की भी जिम्मेदारी है, स्कूल की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रॉब्लम नहीं कहिए उसको जब प्रॉब्लम कहेंगे तो हीन भावना से। बीच बहस में आज बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। बस ध्यान रहे कि आत्महत्याएं रुक सकती हैं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का अनुपालन करने से हमारा बच्चा कर क्या रहा है। जोहार, नमस्कार।